हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईडीडी जो सेकेंड है हमारा पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आप लोगों की डिमांड पर ही ये क्लास लाई जा रही है दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना दोस्तों। सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। और इसके बाद मैं और भी बता दूं कि यहाँ पर इस चैनल पे आपको आईएमआरई हो गया और यूईटी हो गया, इन सभी सब्जेक्टों के आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आईएमआरई के मैं थ्योरी लेक्चर्स भी ऑलमोस्ट 55 थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ, यानी कि तीसरा चैप्टर लास्ट चल रहा है। अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स नहीं देखे तो आईएमआरई के थ्योरी लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और मैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आईएमआरई में सीरीज भी चला रहा हूँ, जिसमें से 250 यानी कि कम से कम 250 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दी। और उसके साथ साथ मैं डेली अपलोड क्लासेस आपको तो मिल ही रही हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग करंट का मान फुल लोड करंट का मान का कितना होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये आप भी आपको याद रखना है। उसमें जो स्टार्टिंग करंट का मान होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में जब हम उसको करंट देते हैं तो उसमें उसका जो फुल लोड करंट का मान वो कितना गुना होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो मैं आपको भी पता होगा, जो स्टार्टिंग करंट का मान होता है किसी भी इंडक्शन मोटर कर दें या फिर हमारी डीसी मोटर करते हैं, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, इतना तो पता होता है, लेकिन कितने गुना होता है ये हमें कंफर्म नहीं होता। तो उसी को यहाँ को बताना। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि 1 से 2 गुना, यानी कि फुल लोड करंट का, ठीक है ना। दूसरा इसमें 2 से 4 गुना, तीसरा ऑप्शन है इसमें 10 से 15 गुना, या फिर चौथा ऑप्शन है इसमें 5 से 8 गुना, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्टार्टिंग करंट होता है, किसमें स्टार्टिंग करंट होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वो फुल लोड करंट का मान कितना होता है 5 से 8 गुना होता है। यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारी करंट का वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसी वजह से इससे हाई करंट से बचाने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो हमारा 3 फेज स्टार्टर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अब किस वजह से किया जाता है, तो पहला ऑप्शन इसमें बताया गया कि सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा है पावर लॉस को कम करने के लिए, तीसरा है मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, फिर चौथा ऑप्शन है या फिर ये सभी। तो इसमें आपको ये बताना है दोस्तों। तो आपको पता ही होगा सबसे पहले कि जो हमारा स्टार्टर होता है तो ये तो हमारा प्रोटेक्शन तो प्रदान करता ही है कहीं ना कहीं हाई कर, यानी कि जो स्टार्टिंग की करंट होती है। अब क्या करता है, इसका काम हमारा करंट मोटर को ऑन ऑफ भी करना होता है। अब सिंपल सा है, जब करंट का मान हम लोग घटा देंगे तो ऑटोमेटिक हमारी पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके बाद सप्लाई वोल्टेज को भी ये कंट्रोल करता है। तो इस वजह से इसमें आंसर हमारा कौन सा सही है, तो इसमें से हमारा आंसर नंबर 4 सही हुआ। ये आंसर नंबर 4 यानी कि डी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टर में मेन कॉन्टैक्ट तथा सहायक कॉन्टैक्ट होते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका इसमें ही नहीं, ईडीडी चाहे हो चाहे आपका आईएमआरई हो और चाहे, ठीक है ना, इन दोनों में ही ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हो सकता है कि आपने आईएमआरई में भी ये क्वेश्चन देखा हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर आपने देखा ही होगा। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके आईएमआरई में मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है, तो वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप इसकी थ्योरी लेक्चर्स भी चाहते हैं तो मैं इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो आज डाला भी है, वहाँ भी मैंने कॉन्ट्रैक्टर, लिमिट स्विच क्या होता है, पुश बटन क्या होता है, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसमें जो मेन, उसमें तो एक तो मेन कॉन्टैक्ट होता है, एक सहायक कॉन्टैक्ट होता है। तो कितने होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होता है उसमें मेन कॉन्टैक्ट हमारे कितने होते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें 3 या 2, दूसरा 2 या 3, तीसरा 1 या 3 या फिर चौथा 4 या 3। तो दोस्तों जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है उसमें मेन कॉन्टैक्ट होते हैं हमारे कितने, 3 होते हैं। और जो सहायक कॉन्टैक्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट सही है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। अब कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको फ्रेम किया जा रहा है वो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी कहीं कहीं आपको आंसर देना होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन कहीं पे हो सकता है ऐसे आ जाए कि कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग होता है वोल्टेज दे दे, कहीं पर मैंने यहाँ सप्लाई के बेस के आधार पर बात की है कि क्या ये केवल एसी सर्किट में प्रयोग होता है, क्या ये केवल डीसी में होता है, क्या ये एसी और डीसी दोनों में हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपसे ये पूछा है सिंपल सा, तो दोस्तों आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है दोस्तों वो हमारा एसी और डीसी दोनों में ही प्रयोग होता है। किसमें, एसी और डीसी दोनों में ही प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो रिले में होता है वो रिले में सहायक कॉन्टैक्ट। अब ये देखो ऐसे ही आ जाता है यहाँ से कि रिले में सहायक कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी कि उसमें कितने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं रिले में। दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें 2, तीसरा 3, चौथा तीसरा 1
और चौथा है 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो रिले होता है उसमें जो हमारे सहायक कॉन्टैक्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं वो 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहीं से थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलता हूँ, 3rd की तरफ ले चलता हूँ। 3rd और 5th इसमें से आपको ये देखना है कि जैसे हमारे देखिए कॉन्टैक्टर में जो हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वो 2 होते हैं और रिले में 1 होता है। अब हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले के साथ प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों आपको ये भी याद रखना है जो थर्मल ओवरलोड रिले होता है ये अकेले नहीं प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है? पुश बटन, फ्यूज, कॉन्टैक्टर, या इनमें से कुछ नहीं, ये केवल अकेले हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया जो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले होता है ये अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको किसके साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसको प्रयोग किया जाता है कॉन्टैक्टर के साथ। किसके साथ प्रयोग किया जाता है? इसको हम लोग कॉन्टैक्टर के साथ प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों, अब आपने थर्मल ओवरलोड के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने पहले से बता दिया, मैंने थ्योरी लेक्चर्स भी ईडीडी के अपलोड कर रहा हूँ। अगर आज वहाँ नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके वहाँ देख लीजिए प्लीज़, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आता है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन की फ्यूज होते हैं। अब फ्यूज कैसे होते हैं? तो ये यहाँ पर भी मैंने बता दिया ये हमारा कैसे ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन है उसके बेस क्या ये रिवायरेबल होते हैं या कॉर्टेज टाइप के होते हैं, फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं कि केवल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फ्यूज होते हैं ये दोनों रिवायरेबल भी होते हैं, कॉर्टेज टाइप के भी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा फ्यूज सर्किट है, जो फ्यूज है ये सर्किट को बचाता है। फ्यूज सर्किट नहीं दोस्तों, अभी आपको अलग, पहले फ्यूज पढ़ना फिर सर्किट। तो फ्यूज जो है वो सर्किट को बचाता है। कैसे, किससे बचाता है? ओवरलोड से बचाता है, या शॉर्ट सर्किट से बचाता है, या ओपन सर्किट से बचाता है, या फिर ए या बी दोनों। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ्यूज होता है वो सर्किट को ओवरलोड से भी बचाता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि जो हमारा ओवरलोड रिले होता है इसका प्रयोग होता है। तो अब देखिए दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे कन्फ्यूज भी करेगा। देखिए यही होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, जैसे क्या ये बड़े ओवरलोड से बचाता है? पहले तो आपको किससे बचाता है? ये ओवरलोड रिले, तो ओवरलोड से तो बचाता है, इतना तो कन्फर्म ही है सबको। ठीक है ना। अब ये किससे बचाता है? ओवरलोड रिले से, बड़े ओवरलोड रिले से बचाता है, या छोटे ओवरलोड रिले से बचाता है, या ओपन सर्किट से बचाता है, या शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो देखो ये हमारे सी और डी तो कहीं ना कहीं खत्म ही है। अब ओवरलोड रिले तो ओवरलोड से ही बचाएगा। अब किसको? छोटे या बड़े? तो दोस्तों आपको ये याद रखना है जो हमारा ओवरलोड रिले होता है ये छोटे ओवरलोड से बचाता है। किससे? छोटे ओवरलोड से हमें बचाता है। और बड़े से हमें बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है? फ्यूज का प्रयोग होता है। बड़े से बचाने के लिए हमारे फ्यूज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों एक सिंबल है। ये सिंबल देखो, अगर आप कहेंगे तो मैं एक सिंबल का भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। वैसे वो ईडीडी फर्स्ट में आता है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सिंबल से भी क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उसके ईडीडी के भी आपको सिंबल्स के लेक्चर्स बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों उसको आप भी बहुत अच्छी तरीके से उन तीनों लेक्चर्स को, दो जितने भी बने उनको कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर जो आप ये प्रतीक देख रहे हैं ये किसका प्रतीक है? एनओ का मतलब नॉर्मल ओपन, एनसी का मतलब नॉर्मल क्लोज्ड, या फिर लिमिट स्विच का, या फिर पुश बटन स्विच का। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि ये हमारा किसका चिन्ह है? ये हमारा है लिमिट स्विच का। किसका है दोस्तों? ये हमारा लिमिट स्विच का है, जो यहाँ पर साइन बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस थोड़े से भी यानी क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं हाँ ऐसे क्वेश्चन हमारे आएंगे, ये वीडियोस हमें हेल्पफुल लग रहे हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों वगैरह में जहाँ देख रहे हैं कि इतनी जल्दी से हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और बहुत सारा ऐसा भी है, टीचर्स भी अपनी तरफ से पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, तो प्लीज़ आप ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करिए। ठीक है ना, जिससे सबका कहीं ना कहीं सबको एडवांटेज मिले। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका नाम है हमारा पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। ठीक है ना दोस्तों, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 जो हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस भी दे सकूँ। ठीक है ना, क्योंकि लाइव क्लासेस में होता है कि आपको ज़्यादा से और कुछ थ्योरी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अच्छा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।